भारत माता की, भारत माता की। शेरगढ़ पॉलिक्लिनिक में एम्बुलेंस सुविधा के लोकार्पण के आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष ECHS सेल के इंचार्ज कर्नल GL बगड़िया साहब, मंच पर उपस्थित मेरे मित्र संजय अग्रवाल जी जो इस AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के CMD हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हुए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ तांबी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक सिंह साहब, आदरणीय विंग कमांडर साहब, आदरणीय सरपंच साहब, आदरणीय भवानी सिंह साहब, आदरणीय उमेश सिंह साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी गौरव सेनानी बंधु, इस ECHS पॉलिक्लिनिक शेरगढ़ के सभी डॉक्टर साहबान, सभी कर्मचारी और इस क्षेत्र के सब नागरिक बंधु, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि मैं एक ऐसे सौभाग्यपूर्ण अवसर पर आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, जब हम लोग ऐसे गौरव सेनानियों जिन्होंने अपनी जवानी और अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया, उनकी सुविधा के लिए अपनी तरफ से कुछ योगदान दिया। थोड़े दिन पहले आदरणीय गाइड सिंह साहब पधारे थे और ऐसे इन्होंने बातचीत में मेरे सामने ये विषय रखा था कि शेरगढ़ पॉलिक्लिनिक चल रहा है और उस समय हम पॉलिक्लिनिक की खुद का भवन बन सके उसके लिए सरकार से पैसा सैंक्शन कराने के लिए प्रयास कर रहे थे, उसके लिए तो मुझे मेरी आकर के मिले। बातचीत में आपने कहा कि एक एम्बुलेंस अगर हमारे पास में हो तो हम शेरगढ़ से पेशेंट्स को, कई बार इमरजेंसी में जो पेशेंट आता है उसको शिफ्ट करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, 108 से एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है या प्राइवेट गाड़ी से पेशेंट को लेकर के जाना पड़ता है, उनको ले जाने में हमको सुविधा मिल सकती है। माननीय गाइड सिंह साहब ने मुझे एक चिट्ठी लिख करके उसके लिए दी थी कि आप अपने MP कोटा में से इस तरह की एक जो है एम्बुलेंस हमें प्रदान करा। सहयोग की बात थी, आपने जिस दिन मुझे कहा उसी दिन सुबह मैं आपके सामने आपके से निकल करके दिल्ली जा रहा था, मैं दिल्ली पहुंचा और शायद ये गौरव सेनानियों की तपस्या और जो सेवा उन्होंने की उसी का परिणाम है कि मैं जब वहां पहुंचा तो संजय जी आगे मेरे को मिलने के लिए घर पे आए और जब घर पे मैं उनसे मिला और चर्चा होने लगी, वो CSR फंड की बात हुई तो मैंने उनसे कहा यार मेरे को एक एम्बुलेंस देना है, तो उन्होंने कहा आप तारीख बताओ कितनी तारीख को डिस्ट्रीब्यूट है, जब वहां पे पहुंचा और मैं आज इस मंच पे खड़े होकर के अपनी तरफ से भी और इस शेरगढ़ के ऐसे गौरव सेनानी जैसा अभी कर्नल बंदिया साहब ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा लोग, उन सब लोगों की तरफ से, उनके सारे परिवारजनों और परिजनों के तरफ से हृदयपूर्वक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक परिवार का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा सहयोग किया, क्योंकि ये जो गौरव सेनानी है, यह जो सेवारत सेनानी, इन्होंने इस देश की रक्षा के लिए हम सब लोग शांति से रह सके, देश में खुशहाली के लिए जो पहली आवश्यकता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रह सके, उसके लिए अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी समर्पित की और ऐसे लोगों के सम्मान के लिए, ऐसे लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए यदि हम कुछ भी अंशदान कर सकते हैं तो वो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। पिछले 40 साल से लगातार लगभग सैनिकों का OROP का विषय पेंडिंग है, अनेक बार उसको लेकर के चर्चाएं होती थी, बातचीत होती थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने चुनाव से पहले 2014 में यह वादा किया था कि मैं पूर्व सैनिकों के सम्मान से जुड़े हुए इस विषय का समाधान करने के लिए काम करूंगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है पर, लेकिन हकीकत जो है कि कोई 500 करोड़ रुपए का कुल नियोजन करके और OROP के लिए बात करना शुरू किया था। आज वो जो है वन रैंक वन पेंशन स्कीम पे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च करके भारत सरकार ने आदि मोदी जी के नेतृत्व में इस समस्या का समाधान हमेशा करने के लिए काम किया। इसको लेकर के कुछ छोटी मोटी विसंगतियां अभी भी हैं, जिनको लेकर के हमारे कुछ गौरव सेनानियों के मन में कहीं कोई संदेह है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसको हम एड्रेस कर सके
इसके लिए भी प्रयास करेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री हैं, हमने उनसे भी इस विषय में चर्चा की है। देश की खुशहाली के लिए, देश की बेहतरी के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हो। और क्योंकि मैं सैनिकों के बीच में बैठा हूं, इसलिए गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि पिछले 10 साल में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में देश की सीमाओं को न केवल सुरक्षित किया गया, अभी तो जिस भारत को एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में पूरी दुनिया ने मान लिया, भारत के पड़ोसी देशों से पल्लवित पोषित होने वाला आतंकवादियों को भारत जो है एक भारत में जाकर के घटना करना एक खेल की तरह लगता है। और देश के हर बड़े शहर में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह की इस तरह की जो है आतंकवादी घटना अंजाम लेते हैं। हमको मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए, हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए इसी देश में 10 साल पहले घटना हुई थी कि हमारे सैनिकों का शिर काट करके ले गए थे। मुझे लगातार लगभग 25 साल तक इस राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले लगभग 25 साल तक सीमावर्ती क्षेत्र में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। और मुझे याद है मैं बंगाल में था। बंगाल की सीमा पर जिस तरह से हमारे सैनिकों को मार करके एक लकड़ी पर जानवरों की तरह बांध करके ले जाया गया था, और वो चित्र हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों में छपा था। मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों के लिए जो है एक दुख का विषय था। और उस परिस्थिति से बदल करके पुलवामा और बालाकोट दोनों स्ट्राइक करके, बालाकोट दोनों के बाद में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके जो संदेश माननीय मोदी जी ने दिया कि भारत की भूमि के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई भी हरकत और षड्यंत्र जो है वो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद में दुनिया के हौसले पस्त हो गए, भारत की छवि बदली। जो सॉफ्ट टारगेट भारत को मानते थे, आज भारत की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत किसी की नहीं। पहले सामान्यतः ऐसा होता था, आप सब लोग सेना में रहे हैं, कि सीमा पर बहुत सारी पोस्ट ऐसी थी जहां निरंतर कुछ ना कुछ हरकत चलती रहती, दुश्मन कुछ ना कुछ करता रहता था। सामने से वापस रिवर्ट फायर करने के लिए हमको दिल्ली और दिल्ली से भी ऊपर नॉर्थ ब्लॉक तक परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद परिस्थितियां बदली और अब तो गोली का जवाब जो है तो उससे देने की परमिशन डायरेक्ट बॉर्डर पर खड़े हुए सिपाही के पास में है। वो बिना पूछे हुए इतना परमिशन देते अपने जो है कार्रवाई कर सकता है। उसका परिणाम यह है कि वो जो हरकत भारत की विरुद्ध होती थी वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगी। जैसा आपने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सैचुरेशन गौरव सेनानियों का है, तो हमारे राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, और सबसे ज्यादा वार विरोध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर के अब तक भी अगर कहीं है तो एशिया की पवित्र धरती है, ये शूरों वीरों की धरती है। इसलिए देश की रक्षा के लिए अनेक शताब्दियों तक अपना योगदान और बलिदान किया। आजादी के बाद में जिस तरह से देश का विभाजन हुआ, और विभाजन के बाद में जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरह की एक स्पेशल प्रोविजन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कर दिया गया था, जिसको आर्टिकल 370 की संज्ञा दी गई। अगर ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए तो भारत में जम्मू कश्मीर के रास्ते से जो आतंकवाद आता था उसकी जननी जो है वो 370 थी, उसकी जड़ 370। और मुझे याद आता है जब 370 को हटाने के लिए हम कभी बात करते थे, पहले कहते थे कि हम लोग जब स्टूडेंट थे जब नारा लगाते थे जहाँ हो गए बलिदान डॉक्टर जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा, लोग हम पर हंसते थे। ये कश्मीर हमारा है तो बात तो करते हैं, लेकिन ये कश्मीर है जिसमें 2 तरह के फ्लैग एक साथ रखते हैं, 2 तरह के विधान एक साथ में, वहाँ भारत का संविधान पूर्णता के साथ में लागू नहीं है, वहाँ 2 तरह के प्रधान है, भारत का प्रधानमंत्री वहाँ पे जो है उसकी वो हैसियत भारत जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, जो देश के अन्य हिस्सों में, वो अधूरा आधा हिस्सा है। भारत के सिर पर एक कलंक है। 2019 में जब आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में आशीर्वाद दिया, 2014 में आपने आशीर्वाद दिया था गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, देश की सीमाएं सशक्त हुई। लेकिन जब 2019 में आपने आशीर्वाद दिया और एक बड़े बहुमत के साथ में आशीर्वाद दिया, उसका परिणाम ये हुआ जब 370 हटाने की बात कर रहे थे तब कश्मीर की सारी पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर्स ने किस तरह के स्टेटमेंट दिए। कुछ लोग कहते थे कि अगर 370 से छेड़छाड़ की, 35 से छेड़छाड़ की तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद कहते थे कि हम कश्मीर का दरवाजा जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ होगा। कोई कहता था कि हम कश्मीर जब में अगर 370 से छेड़छाड़ की तो पूरा हिंदुस्तान आतंकवाद की आग में जल जाएगा। लेकिन
एक भी गोली चलाने की आवश्यकता पड़े हुए बिना नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने उस 370 के कलंक को हमेशा हमेशा के लिए इस भारत माता के मस्तक से पहुंच करके समाप्त कर दिया। यह आप लोगों की ताकत, यह आप लोगों की स्नेह, आप लोगों की शक्ति की आप लोगों ने जो एक रूप लिया था उसके कारण से ये कामयाबी मिल पाई। और उसके बाद में जिस तरह से भारत में परिवर्तन हो रहा है, आज भारत की तरफ देखने का पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया। ये कोई धार्मिक मंच भी नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि भारत की जो लीगेसी इश्यूज थे, जो इतने वर्षों से बन रखी हुई समस्याएं हैं, चाहे श्री राम जी का मंदिर बनाना 450 साल से उसके लिए अनेक लोगों ने कुर्बानियां दी। आज तो भगवान श्री राम का मंदिर जो है वो देश की आस्था और मर्यादा के प्रतीक के रूप में जो आज अयोध्या में बन गया, वो निश्चित रूप से एक बड़ी घटना है। और जब कभी भी इस सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसका उल्लेख किया जाएगा। लेकिन मैं इससे भी आगे बढ़कर के एक विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। निश्चित रूप से हमारे देश के लिए बड़ी घटना होगी, लेकिन उससे भी बड़ी घटना है कि अरब देश जहां हमारे बच्चे जो वहां काम करने के लिए जाते हैं, कुछ घोड़ों में कुछ लाइन में जाते होंगे, कुछ दूसरे काम करने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं। हमारे बच्चे जब यहाँ से जाते थे अमर सिंह साहब, माता जी लोग फूल गड़ा में पैर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ भगवान की पूजा करना जो है वो अपराध है, अनुमत नहीं, वहाँ कानून के खिलाफ है, वहाँ के धर्म सम्मत नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। वहाँ जो हमारे लोग काम करने के लिए जाते थे, वो अपने भगवान की तस्वीर को कपड़ों के तह के अंदर रख करके कागज की तस्वीर को लेकर के जाते थे और चुपचाप अगरबत्ती करके वापस कागज की तह करके जो है वापस उसके अंदर रख करके कपड़ों के अंदर रखते थे कि कोई देख ले। खुला में पूजा करना भी अपराध था। अगर किसी तरह का कोई भगवान का चिन्ह लेकर के चला जाता था, उसको वहाँ एयरपोर्ट पर निकाल करके कचरे के डब्बे में डालना पड़ता। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ाई, उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, देश की ताकत इस कदर बढ़ी है सर कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर उस अरब देश में है। ये राम जी का मंदिर भारत में बनने से बड़ी घटना अगर विश्व के लिए कोई है तो वो है। भारत की शक्ति बढ़ी, भारत का सामर्थ्य बढ़ा, भारत के गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन आया, भारत की तरफ देखने की छवि और भारत की तरफ देखने की जो है नजरिया पूरी दुनिया का बदला है। ये 10 साल में जिस तरह से भारत आगे बढ़ा, उस आधारशिला पर हम आने वाले 25 साल में इस देश को विकसित भारत बनाएंगे। और विकसित भारत क्यों? इस देश को आजाद कराने के लिए सब लाखों लोगों ने बलिदान किया। इस देश को आजाद कराने के लिए हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाना स्वीकार किया। हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हंसते हंसते अपने सीने पर गोली खाई होगी, तब जाकर के देश आजाद हुआ। हजारों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जेलों में यातनाएं सही होंगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे, कोड़ों की मार सही होगी, बर्फ की चुनाव पर लिटाया गया होगा, जीते जी उनके नाखून प्लास से खींच करके निकाल दिए गए होंगे, दांत खींच करके निकाल दिए होंगे, तब जाकर के देश आजाद हुआ। कितने ऐसे लोग होंगे जिनको काल कोठरियों में बैल में कोल्लू के बैल में जैसे बैल को जोतते हैं उसकी जगह जोत दिया गया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। और आजादी के 75 साल बाद में यहाँ आकलन करने का अवसर था हमारे पास में कि क्या हम उनके बलिदान को सार्थक करने वाला हिंदुस्तान बना पाएंगे। तब मोदी जी का ये संकल्प कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे और आजाद भारत के 100 साल जिस दिन पूरे होंगे, उस दिन हम उन सारे बलिदानियों का, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने देश को की सीमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए बलिदान दिया, उनके योगदान का सम्मान करते हुए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश को उनकी भावनाओं के अनुरूप विकसित भारत बनाएंगे और 25 साल में इसको करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ में देश को आगे बढ़ाना शुरू किया। आज पूरी दुनिया इस बात को भरोसे के साथ में मान रही है कि हमारा देश उस मुकाम तक अब पहुंच सकता है। आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि ये जो है भारत इस तेज जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे तेज से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के नाते जिस रास्ते पर चल रहा है, भारत अवश्य उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसकी आधारशिला जो है वो अगले 5 वर्षों में रखी जाएगी। और इस संकल्प के साथ में कि हम नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बना करके और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ाएं, इस लक्ष्य के साथ में हम सब लोग आगे बढ़े, हम सब लोग आगे चले। मैं आप सबके हृदय पूर्वक सम्मान करते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए एक बार फिर एयू स्मॉल बैंक के सीएमडी मेरे मित्र संजय अग्रवाल जी को और उस पूरे परिवार का अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ अभिनंदन करता हूं आदरणीय सरपंच साहब का, इनके परिवार में ये पॉलिक्लिनिक जो हमारे यहाँ गौरव सेनानियों को सम्मान के साथ सेवा करने का केंद्र, ये केवल सेवा का केंद्र नहीं सर, ये पूजा के किसी भी देश के दुनिया के पूजा स्थल से भी ज्यादा पवित्र है।
जहाँ सैनिकों की जो है चिकित्सा होती है, उनके परिवार की चिकित्सा होती है। तो इस पवित्र जगह को बनाने के लिए आपने भूमि का दान देकर के अपने आप को और अपने पूर्वजों को अमर इसके लिए जो 1,40,00,000 रुपए की राशि भारत सरकार ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दी है। जैसा कल साहब ने कहा, हम सब ने मिलकर के प्रयास किया, वो सैंक्शन हो गई है, उसकी बिल्डिंग का निर्माण होगा। लेकिन कल साहब मैं आज आपको एक बात का और आपको एश्योरेंस देता हूँ, ये बिल्डिंग का हम निर्माण करेंगे 1,40,00,000 रुपए से ज्यादा भी अगर वैक्सीन साहब इसके लिए लागत आती है और इसके लिए हमको आवश्यकता पड़ती है, आपको 1,40,00,000 तक कॉन्स्टेंट के को देखते हुए अपने आप को सीमित करने की आवश्यकता है। जितना पैसा उसके लिए और अधिक चाहिए, उतना पैसा चाहे किसी भी रिसोर्स से लाना पड़े, चाहे वो जो है आने वाले समय में सरकार की सहायता से मिले या उसके लिए मुझे अपने व्यक्तिगत संपर्क संबंध से, जैसे अभी 26 लाख रुपए की एम्बुलेंस देने के लिए मुझे सिर्फ एक हाथ जोड़ करके निवेदन करना पड़ा, सिर्फ आग्रह करना पड़ा और ये एम्बुलेंस आई है। अगर हमारी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए और अधिक फंड की जरूरत है, आप दोनों यहाँ विराजे हैं, कल साहब यहाँ बैठे हैं, मैं तो इनका धन्यवाद देता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट से पहले इसको बना करके जाऊंगा। उससे आगे जो हमारी इसको जरूरत है, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट के लिए और हॉस्पिटल में के कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी हमारी आवश्यकता हो, आप निर्भय होकर के मुझे बताइए, बेहिचक होकर के मुझे बताइए। मुझे झोली फैलाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं सैनिकों के लिए झोली फैलाने की जरूरत है। मैं आप सब लोगों को हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए एक बार फिर आदरणीय भवानी सिंह जी और आदरणीय महेंद्र सिंह साहब को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने निश्चित ही एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए एक बहुत बड़ा समर्पण जो है सैनिकों के लिए किया है, सैनिकों के लिए किया है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद माननीय कैन जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ईसीएस स्टाफ से निवेदन, ग्रुप फोटो के लिए वो मंच पे बता रहे हैं।